हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एप्टिका होम्योपैथी। और आज हम आपके लाए एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया होता क्या है? निमोनिया एक इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, जिसमें क्या होता है कि पानी भर जाना, जिसको बोलते हैं कि लंग्स में पानी भर जाता है। और इसको अगर टेक्निकल टर्म यूज़ करें तो बोलते हैं कि इसमें पानी और पस फॉर्मेशन हो जाना। ये इन्फेक्शन माइक्रोब्स की वजह से होता है। माइक्रोब्स जिसमें हो गए वायरसेस, हो गए बैक्टीरिया, हो गए, और रेयरली फंजाई की वजह से भी ये हो सकता है। तो जब लंग्स में पानी भर जाता है या फिर पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपको डिस्नी, आपको ब्रेथ लेने या सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा डायग्राम लंग्स का। तो उसमें क्या होता है, जो ट्रैकिया के थ्रू इसमें माइक्रोब जाते हैं, फिर वो ब्रोंकाई के थ्रू ब्रोंकायोल्स में जाते हैं, और ब्रोंकायोल्स से वो एल्वुलाई में जाके इन्फेक्शन करते हैं। एल्वुलाई जो होता है वो ग्रेप लाइक सैक होता है, जो कि सराउंड होता है ब्लड कैपिलरीज से। तो जब निमोनिया होता है तो सबसे पहले जो हमारी एल्वुलाई होती हैं वो इन्फेक्ट होती है, तो हमारे इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जब एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो जाए तो भाई हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम भी पे काम करेगा। तो इम्यून सिस्टम हमारा कैसे काम करता है? जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इसमें एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेट होने पर वो उस निमोनिया कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे लड़ती है। जब हमारी बॉडी में माइक्रोब आएगा तो बॉडी हमारी रिफ्लेक्स हो करेगी, और रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आपको कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, या फिर बोल सकते हैं कि छींक आना। तो कफिंग होना, छींक आना, खांसी आना, तो ये सब क्या होता है कि ये हमारी बॉडी से जो माइक्रोब्स हैं उनको निकाल रहा है। और जब बॉडी हमारी डिटेक्ट करती है कि अंदर माइक्रोब आ गए, लंग्स के अंदर वो माइक्रोब चले गए हैं, तो बॉडी क्या करे? तो बॉडी क्या करती है, जो वाइट ब्लड सेल्स हो गए, फ्लूइड्स हो गए, आरबीसीज हो गई या प्रोटीन हो गई, तो उन सबको लेके तो बॉडी जो है वो उसको लड़ने के लिए जाती है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब तक इम्यून सिस्टम काम करता है वो बॉडी उससे फाइट करती है। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या फिर रेयर फंजाई होती है। आपके स्क्रीन पे चार्ट आ रहा होगा, आप देखिए उसको, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं, जैसे वायरस में जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर आप वायरस में देख सकते हैं कि अभी ये कोरोना वायरस जो है, तो ये कोरोना वायरस भी तो क्या कर रहा है? कोरोना वायरस भी तो हमारे को निमोनिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पुराने ब्लॉग में बताया था। मैं ऊपर कार्ड दे दूँगा, आप जरूर जाके वो देखिएगा। और उसके बाद ये बैक्टीरिया हो गया, जैसे स्टेफाइलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, तो ये सब निमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। ये सीवियर सिम्टम्स में ला सकते हैं, और कभी कभार ये इतना भयावह रूप ले लेती है कि ये पेशेंट की डेथ भी करा सकता है। अब हमने निमोनिया को काफ़ी कैटेगराइज किया, उसको कैटेगरी में बांटा हमने निमोनिया को। तो निमोनिया की जब कैटेगरी में बांटा तो उसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है, तो वो होती है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, या फिर होती है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में होता क्या है, जैसे कि आप उस जगह रह रहे हो जो कि बहुत अनहाइजीनिक है, वो साफ़ नहीं होती, या फिर वो बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वहाँ पे क्या है, वो वायरसेस और बैक्टीरिया तो वैसे ही पनप जाएंगे उधर जब गंदगी होगी। तो गंदगी के थ्रू क्या होता है कि वो हमारे नॉस्ट्रिल्स या फिर हमारे खाने के साथ वो अंदर जाके बहुत सीवियर निमोनिया बना सकते हैं। इसमें दूसरा होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया तब होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में ही है, और हॉस्पिटल में होने के बाद वो जब वो कांटेक्ट में आता है किसी ऐसे पेशेंट के जिसको ऐसा इन्फेक्शन हो या फिर कोई बीमारी हो जो कि कैरियर हो सकता है कि उस निमोनिया वायरसेस या बैक्टीरिया का, तो उसकी वजह से भी उसको निमोनिया हो जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जानने वाली बात यह है कि जो निमोनिया होता है, जो हॉस्पिटल में होता है, निमोनिया में वायरस, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं जो हॉस्पिटल में, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने का मतलब क्या होगा कि उन पर एंटीबायोटिक्स इतनी जल्दी काम नहीं करती। वो इतनी जल्दी एंटीबायोटिक से वो इतनी जल्दी किल नहीं हो सकते, उनको बहुत ज़्यादा या तो हाई डोज देनी पड़ेगी या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो कि उस बैक्टीरिया को मार सके, तो वो इसमें यूज़ लिया जाता है। अब तीसरे इस पे कैटेगरी पे आते हैं, तो वो होता है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया।
वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वो होता है जो पेशेंट बहुत टाइम से वेंटिलेटर पे है उसको वो होगा, क्योंकि जो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है वो पहले से ही इतना ज़्यादा सिक है, इतना ज़्यादा बीमार है कि वो वैसे ही कफिंग नहीं कर पाएगा, और कफिंग नहीं कर पाएगा तो वो उसकी जो रेस्पॉन्स, जो उसकी बॉडी का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो नहीं शो कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, जो माइक्रोब्स होंगे वो पाइप के थ्रू उसकी बॉडी में डायरेक्टली वो जा रहे होंगे, उसके बाद वो उसको कॉलोनाइज करके वो डिवाइड हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उस पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ेगा, उसके अंदर इतने ज़्यादा सीवियर निमोनिया सिम्टम्स हो जाएंगे कि वो उसको डेथ भी कर सकता है। वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि 20 to 30% जो डेथ होती है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की वजह से हो रही है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है उसको ब्लैक फंगस तभी तो हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो वेंटिलेटर पे, तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इम्यून उसका काम ही नहीं कर रहा, तो उससे वो लड़ ही नहीं पा रहा। माइक्रोब्स तो आ रहे हैं, वो अपनी कॉलोनी कर रहे हैं, लेकिन वो उससे सही नहीं हो पा रहा। बस वो क्या होता है कि वो सप्रेस हो जाते हैं उसका, लेकिन वो बाद में भी निकल के आ सकता है। और कुछ पेशेंट्स में तो वैसे ही वो चीज़ पाई गई है जो वेंटिलेटर पे नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से जो ऑक्सीजन पे, या वो ऑक्सीजन भी कैसी होगी, या फिर ऑक्सीजन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन किस क्वालिटी की है, तो या फिर क्या पता कि ऑक्सीजन कमर्शियल पर्पज़ की है जिसमें कि माइक्रोब्स हैं, तो वो भी डायरेक्ट एंटर करके उसको फंगस बना सकते हैं। तो जिस माध्यम से अगर वो अंदर आपके माइक्रोब जाएंगे तो वो निमोनिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे, और वो आपको काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन दे सकता है, और इन्फ्लामेशन एल्वेलाई में होने के बाद वो काफ़ी घातक भी बन सकता है। अब इसमें चौथे पे आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि एस्पिरेटेड निमोनिया। एस्पिरेटेड निमोनिया में क्या होता है कि निमोनिया जैसे कि आपको कुछ खाया या पिया, आप उसको चबा नहीं पाए, वो डायरेक्ट आपके विंड पाइप में आप सूत लिया, या फिर वो चला गया विंड पाइप के थ्रू, तो विंड पाइप से क्या हो गया, वो डायरेक्ट लंग्स में जाके अटक जाएगा, वो आपके ब्रोंकाई में जाके अटक जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि बॉडी, जैसे कि आपने देखा होगा कि बॉडी फिर बॉडी खांसेगी, कफिंग करेगी, छींकेगी, तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी रेस्पॉन्स हो कर रही है, रिफ्लेक्स हो कर रही है उसको निकालने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एल्कोहलिक पर्सन है, या फिर कोई पुरानी ब्रेन डिजीज से वो पीड़ित है पेशेंट, तो उससे क्या होता है कि उसके रिफ्लेक्स इतना अच्छा शो नहीं कर पाते, और जब रिफ्लेक्स इतना अच्छा शो नहीं करेंगे तो वो क्या है कि वो खांस छींक नहीं पाएगा, तो उससे क्या है वो अटका रह जाएगा। और जो फूड पार्टिकल है वो तो हमें ये नहीं पता होता कि वो स्टेराइल है कि नहीं है, क्या पता वो फूड पार्टिकल अपने साथ निमोनिया के माइक्रोब्स लेके आया और अंदर जाके वो डिवाइड कर दें, कॉलोनी कर दें, तो उससे भी निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। निमोनिया में बेसिक सिम्टम्स क्या आते हैं? निमोनिया के सिम्टम्स आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, आपके जैसे छाती पे होगा तो आपके छाती के बीच में आपको बहुत तेज पेन होगा, और आपको डिस्निया होगा। डिस्निया में क्या होता है कि आपको ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आपकी ऑक्सीजन लेवल क्या है वो डाउन जाती जाएगी, आपका जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, आपकी जो सांस लेने की नली है वो सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है आपको सही से सांस नहीं आ पाएगी। और आपका जो कफ होगा, तो कफ जो होगा उसमें पस या फिर ब्लड आ सकता है, या फिर हो सकता है कि ब्लड के चकत्ते आ जाए, आपको हाई फीवर भी रह सकता है या फिर मॉडरेट फीवर रह सकता है, तो वो रेगुलर चलेगा फीवर, और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान होगी, फैटिगनेस होगी आपकी बॉडी में। निमोनिया को डायग्नोसिस कैसे करते हैं? निमोनिया को सिंपल डायग्नोसिस करने का तरीका होता है कि आप एक्सरे कराइए। अब एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे आपको शो करेगा कि आपको एक्सरे में पैची एरिया दिख सकता है, या फिर लोकलाइज्ड फूड एक्यूमुलेशन एरिया दिख सकता है। उसके बाद जब आप स्टेथोस्कोप से देखेंगे तो स्टेथोस्कोप में क्या होता है कि आपको विस्लिंग साउंड सुनाई देगी, जैसे कि अंदर से कोई सीटी मार रहा है, या फिर होगा रेटलिंग ऑफ कफ की आवाज़ आएगी कि अंदर कफ जो है वो घड़घड़ाहट रहा है। तो अब हम आते हैं इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे कि आपको निमोनिया हो जाता है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इसमें पहली मेडिसिन आती है ब्रायनिया। ब्रायनिया में क्या होता है कि ब्रायनिया का जो कफ होगा बहुत ज़्यादा पेनफुल कफ होगा, निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, कफ ड्राई होगा इसका। और ब्रायनिया में क्या होता है कि स्लाइट मोशन एग्रावेशन होता है, मतलब कि आपको थोड़ा सा भी आप मोशन करेंगे तो उससे आपको तकलीफ होगी। और दूसरी मेडिसिन आती है इसमें पल्सेटिला। पल्सेटिला में क्या होता है कि जो कफ होगा वो रात को तो टाइट होगा, लेकिन सुबह वो लूज हो जाएगा, वो आराम से निकल जाएगा, आपका पीला कफ होगा। उसमें फीलिंग ऑफ वेट होता है इन द चेस्ट, मतलब कि चेस्ट एकदम भारी भारी लगेगा उसमें। अब इसमें तीसरी मेडिसिन आती है एंटी, कि उसमें रेटलिंग ऑफ कफ होता है, मतलब कि रेटलिंग साउंड आएगी उसमें कि कफ घरघरा रहा है अंदर, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी कफ निकालने के लिए। अगर चौथी मेडिसिन आती है साइलेंसिया।
साइलेंसिया को बहुत अच्छी मेडिसिन बताया जाता है ब्रोंकाइटिस के लिए, और लोग इसको प्रेफर भी करते हैं निमोनिया। ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, और आपको निमोनिया लायक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, और आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आगे मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक होम्योपैथी। थैंक यू।